देखें कि इसका कंपोजिशन क्या है और उसका क्या अलग अलग रोल है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे कि है कैसा, किस तरह से दिखाई पड़ता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग कौन कौन सा लेयर है या उसका क्या नामकरण है, इन चीज़ों को। तो इसका एक हमने यहाँ पर फिगर बनाया है। इस तरफ ये हाइट को दिखा रहा है, ऊंचाई को दिखा रहा है ना, किलोमीटर में, और इधर ये विभिन्न तापमान को दिखा रहे हैं, टेम्परेचर को। ये 0 डिग्री से इधर 20-40, इधर -10, -40, -60, -80। ये जो मॉडल था, ये फिगर था, ये बेरी एंड चार्ले क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था इस तरह का। उनके अनुसार ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें अलग अलग, अगर हम लोग हाइट के हिसाब से जाएं तो अलग अलग स्ट्रक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो है यह है ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल भी इसको कहते हैं, या ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है ना, हिंदी में भी लिखते हैं या समताप मंडल बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर पहला। ये जो है सबसे नीचे, अगर हम लोग पृथ्वी के नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, ये वायुमंडल अगर है ना, तो यहाँ से हम लोग शुरू करें तो सबसे नीचे का जो लेयर है वह है ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल ये कहते हैं। और इसकी ऊंचाई एवरेज ऊंचाई जो है वह माना जाता है कि 15 किलोमीटर तक है। 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, या धरातल से 15 किलोमीटर के ऊंचाई तक, कहीं 12 दिखता है, कहीं 15, कहीं 17, कहीं 20। अब ऐसा क्यों होता है, अलग अलग स्थानों में इसकी ऊंचाई अलग अलग क्यों हो रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ समझेंगे, है ना, क्यों ऊंचाई हो रहा है। तो पहले तो ये समझते हैं ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है और चीज़ें कैसे घटित होती हैं, क्या होती हैं, नहीं होती हैं। उसके बाद हम लोग इसकी ऊंचाई की चर्चा करेंगे, क्यों ऐसा ये इक्वेटर पर अलग है और पोल पर इसकी ऊंचाई अलग है, कम है, पोल पर इक्वेटर पर अधिक है, इसको समझेंगे। पहले समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। ट्रोपोस्फेयर सिस्टम, इसमें ऊंचाई के साथ हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर ग्राफ में भी दिख रहा है ऊंचाई बढ़ रहा है, यानी यहाँ से बढ़ रहे हैं, ये 0 किलोमीटर है, यहाँ से किलोमीटर में इससे ऊंचाई ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये तापमान 20, जो एवरेज टेम्परेचर अगर कहीं कर लेते हैं तो ये तापमान घट रहा है, इधर देख रहे हैं घटते हुए जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना, घट रहा है, तापमान घटते हुए दिखाई दे रहा है, जितना ऊंचा जा रहा है घट रहा है। तो ये क्यों घटता है, यह घटता है तो किस रेट से घटता है, क्या घटता है। तो ये घटता है जो है तो वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री तापमान में ह्रास हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, है ना, 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर की दर से तापमान में गिरावट को नॉर्मल लैप्स रेट करते हैं। अब ये गिरावट होता क्यों है, ये समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तापमान ऊपर जाते हैं हम लोग, हाइट बढ़ता है तो तापमान क्यों गिर रहा है या ठंडा क्यों हो रहा है ना, अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर क्यों गिर रहा है। तो इसको समझते हैं। जैसा कि बताए थे कि जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ बहुत सारे गैसेस हैं। इसमें जो भारी गैस होगा वो क्या होगा, जो भारी चीजें होगा वो नीचे रहेगा
और हल्का जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर होगा, है ना। यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा और डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रहेगा। जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं, अगर पानी के डेंसिटी से किसी चीज़ को उसका डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे लोहे का डेंसिटी अगर पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो लोहा डूब जाता है, लेकिन वही लकड़ी डालते हैं, वही फोम डालते हैं तो वो उसमें तैरता है। तो उसका जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से कम है, इसलिए वो तैर पा रहा है, उसमें फ्लोट कर रहा है। यानी हल्के चीज़ें ऊपर रहेंगी और भारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। ठीक उसी तरह से यहाँ गैसेस संदर्भ में भी है, जो भारी गैसेस हैं वो नीचे रहेगा और हल्की गैसेस ऊपर रहेंगे। अभी बताए थे कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में। अब जितना तरह का जो भारी गैसेस है या डेंसिटी है वो इसके नीचे है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वो उसका डेंसिटी कम होते जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाटर वेपर वगैरह भी था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ये सब था जो कि उसमें का अवशोषण भी करवाता है ना। तो ये गैसेस जब डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा उसमें का अवशोषण करेगा, लेकिन जब विरल होगा तो वो कम सोख पाएगा, कम सोख पाएगा। तो जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो उसका डेंसिटी कम होने लगता है, कम होने लगता है तो हमको तापमान में गिरावट आने लगता है, तापमान गिरावट आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि ये जो एक्सोस्फीयर है ऊपर में, अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो तापमान है वो 1500 डिग्री से ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ हम लोग हाथ को बाहर निकाले तो हमें जलन नहीं होगा, जलन नहीं महसूस करते हैं, जबकि 1500 डिग्री काफ़ी है, उसमें तो राख हो जाएगा तापमान में। लेकिन वहाँ नहीं जल होता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ डेंसिटी कम है कि उस ऊष्मा को वो रख नहीं पाता है ना, जिसके कारण से उसको महसूस नहीं करता। तो यहाँ भी हमारे एटमॉस्फेयर में यही चीज़ हो रहा है कि नीचे डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी अधिक होने के कारण से यहाँ ऊष्मा का अवशोषण, वो सब गैसें ज़्यादा की हो तो ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं इसका डेंसिटी कम होते जाता है तो तापमान में गिरावट आने लगता है। तो ये ट्रोपोस्फेयर में ये घटनाएं हो रही हैं। और जैसा कि बताए ये प्रति 1000 मीटर पर ये जाकर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट होता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और भी बहुत तरह का लैप्स रेट होता है, उसका डिस्कस उस टॉपिक में करेंगे। जैसे ड्राई डियाबेटिक लैप्स रेट क्या है, वेटेड डियाबेटिक लैप्स रेट क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट तो यहाँ बात कर रही है, कितना होता है क्या होता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग इसका स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, उसके संदर्भ में जो चीज़ें आएंगी उसका डिस्कशन करेंगे। ये जब जिस हाइट पर पहुंच जाता है उस हाइट को जो मैक्सिमम है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, मतलब उसका अपर लिमिट, उसको ट्रोपोपॉज कह रहे हैं। ट्रोपोपॉज अभी बताए कि ये इसका अलग अलग स्थानों में इसकी हाइट अलग अलग हो जाता है, या सीजन के हिसाब से गर्मी में अलग, ठंडे में अलग होता है। वो क्यों होता है ये समझते हैं, है ना। जैसे कि बताया कि इक्वेटर पर इसकी हाइट 17.5 फीट या 20 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जबकि पोल पर 6 किलोमीटर ही रह जाता है इसका हाइट, ट्रोपोपॉज का मतलब ट्रोपोस्फेयर का। तो क्या हो रहा है, तो इक्वेटर के पास जो है ये हाइट ज्यादा होता है और ये पोल है यहाँ कम होता है ना, यहाँ कम होता है। ये समझिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इक्वेटर के पास हमेशा गर्मी ज़्यादा पड़ता है ना, गर्म होता है क्योंकि यहाँ सीधी जो सूर्य के किरणें सीधे ऊपर 90 डिग्री पर पड़ रहा है। 90 डिग्री हम लोग समझेंगे उसको भी, अभी अगला टॉपिक जो आएगा हीट, उसमें समझेंगे डिटेल में कि कैसे गर्मी कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, उसका क्या कारण है। लेकिन अभी यहाँ समझते हैं
ये समझते हैं कि गर्मी बढ़ने से उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना, डेंसिटी कम हो जाएगा तापमान के बढ़ने से। ये हम लोग दिमाग में कि अपना कंसेप्ट बना लें कि जैसे तापमान अधिक होता है वो घनत्व कम हो जाता है, वहाँ का घनत्व कम होगा और आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि घनत्व का डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तापमान बढ़ रहा है, अगर इसको हम बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे कि अगर बलून है उसमें फूंक मारते हैं तो क्या बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर जितनी मात्रा में जो मटेरियल है, चाहे एक ज़्यादा स्पेस है और कम ही चीज़ है, तो वो अलग अलग जगह में रह सकता है ना। जैसे दो लोग को रहना है बड़ा कमरा में तो बहुत दूर दूर में रहेंगे, लेकिन उतना ही बड़ा कमरा में 100 आदमी को अगर रहने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा, सब चाह के भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगल बगल में आदमी लोग भरा हुआ, तो हमारा डेंसिटी ज़्यादा हो गया। इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि इक्वेटर के पास गर्मी अधिक होने के कारण से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम होने से तो ये फैल जाता है, तो ज़्यादा ऊंचा तक चला गया, है ना। जबकि पोल पर यहाँ गर्मी कम है, ठंडा ज़्यादा है, तो ठंड जैसे अगर गर्मी बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ठंडा होने से वॉल्यूम घटेगा, यानी डेंसिटी बढ़ जाएगा। और इसमें डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी बढ़ रहा है तापमान बढ़ने से, तो कम होने से डेंसिटी क्या होगा, यहाँ अगर इसका आयतन बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रहा है, और यहाँ अगर आयतन घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है ना। तो इसका ठीक उल्टा एक दूसरे के साथ रिश्ता है, तो पोल के पास इसकी हाइट कम हो जाती है। यही कारण है कि इक्वेटर पास ज़्यादा है और पोल के पास कम है। तो हम लोग इसके एवरेज में 15 किलोमीटर लेते हैं ऊंचाई, है ना। लेकिन कभी कभी पूछता है कि इक्वेटर के पास और पोल के पास इसकी अलग ऊंचाई क्यों होता है, तो इस चीज़ को समझिए। दूसरा जो है, इसके बाद ट्रोपोपॉज के बाद आता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मतलब इसमें तापमान एक जैसा रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, समताप, जैसा कि नाम है स्ट्रेटो, एक जैसा है ना। तो इसको बोलते हैं समताप मंडल, और इसकी ऊंचाई अब इसके बाद होगा तो 20 किलोमीटर। अगर इसको बोल रहे थे कि हम लोग 20 से 20-25 जो भी इसका वेरिएशन करें, तो 20 से इसकी 20 से 25 किलोमीटर भी है, 20-30 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, और ये 80 किलोमीटर तक, है ना। 20 किलोमीटर से अगर शुरू करते हैं और ये 80 किलोमीटर ऊपर तक इसकी ऊपरी सीमा हो सकता है। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर में, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है इसके ठीक नीचे और ट्रोपोस्फेयर के बीच में, जैसे बताए थे कि एक अलग मंडल होता है, वो होता है ओजोन स्फीयर। यहाँ पर हम देख रहे थे कि तापमान घट रहा है, लेकिन इस ओजोन स्फीयर में तापमान देख रहे हैं कि बढ़ने लगता है, नीचे ज्यादा तेजी से बढ़ता है ना। इसको बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर एक उसका लेवल कम होता है, मतलब ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है तापमान। तो ओजोन स्फीयर में तापमान क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है उसको सोख लेता है, उसमें गर्मी होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उसको सोखने के कारण से यहाँ तापमान में वृद्धि होता है। और ओजोन स्फीयर के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि क्या इसका महत्व है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, चेन रिएक्शन होता है, अगर टूटता है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो
अल्ट्रा वायलेट रे को सोखने के कारण से इस एयर में, ओजोन स्फीयर में तापमान में वृद्धि होने लगता है। और दूसरा, ये स्ट्रेटोस्फीयर में इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस स्फीयर में किसी तरह का जो मौसमी घटनाएं हैं वो नहीं होती, स्थिर रहता है, साफ रहता है, कहने का मतलब कि उस तरह की। जबकि ट्रोपोस्फीयर में सभी तरह की मौसमी घटनाएं हो रही थी, यहाँ वर्षा हो रहा है, यहाँ तड़िक चल थंडरिंग हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, ये सब घटनाएं, क्लाउड हो रहा है, ये सब चीज़ें ये ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं हो रहा है। तो जब स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं हो रहा है तो इसमें इससे ये घटनाओं से ये मुक्त है। इसीलिए जो हमारा एरोप्लेन वगैरह है ये इस लेवल में चलती है, इस हाइट पर, ताकि उसे जो आवागमन है या गमन है उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई न हो, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर और इसका जो ऊपरी हाइट है वो है 80 किलोमीटर, जैसे कि बताया कि 80 किलोमीटर तक इसमें होता है। इसके बाद इसमें तापमान क्या हो रहा था, इसमें बढ़ रहा था। इसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो अगला स्फीयर आता है वो आता है मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। अब इसमें फिर क्या हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं तापमान, मेसोपॉज है ना स्ट्रेटोस्फीयर का, फिर देख रहे हैं कि तापमान में ह्रास हो रहा है, तापमान गिरने लगता है इस मंडल में, है ना। ये इसकी विशेषता है कि इसमें तापमान पुनः गिरने लगता है और इसका जो मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर तक में इसका विस्तार होता है और इस हाइट में इसका मेसोपॉज जहाँ रहा है यहाँ तापमान -80 डिग्री तक हो सकता है। -80 डिग्री तापमान इस यहाँ देखा जाता है, क्योंकि गिर रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है। फिर इसके बाद का जो 10 किलोमीटर के बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि थर्मोस्फीयर आ गया, तापमंडल। थर्मोस्फीयर, तापमंडल, है ना। और 80 किलोमीटर के बाद और इसमें फिर तापमान देखते हैं कि बढ़ता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा है और ये तापमान बढ़ रहा है। इसी स्फीयर में आयनोस्फीयर होता है, आयन मंडल होता है। अब इसमें जो आयन मंडल है वो आयन मंडल इसके नीचे अलग अलग हाइट पर इसको अलग अलग लेयर के रूप में देखने को मिलता है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, है ना। डी लेयर, सबसे नीचे डी लेयर जो 60 से 96 किलोमीटर। अच्छा, ये हो सकता है कि किसी दिमाग में कि सर यहाँ 80 किलोमीटर बताया, फिर यहाँ 60 किलोमीटर बता रहे हैं, ऐसा क्यों, अलग अलग हाइट का बता। तो एग्जैक्ट डिमार्केशन नहीं कर सकते कि इतना ही हाइट तक है। एक ये देखा गया अलग अलग स्थानों में, क्योंकि जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़ा है या जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ये देखा गया कि इसकी हाइट में वेरी कर सकता है। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है कि अलग अलग जगह में उसका जो डेंसिटी है एयर का या कंपोजिशन वो चेंज हो सकता है, उसका कारण बताए। तो इसलिए कहीं 60 है, कहीं 80 है, इसलिए रेंज बताया जाता है कि इतना से इतना किलोमीटर के बीच में होगा। और एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, बीच में ट्रांजिशन जोन भी हो सकता है ना। एक हम लोग उसका जो आंकड़ा मिला उसके हिसाब से इसको डिवाइड करके स्ट्रक्चर में किया गया है।
ये चीज़ को दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि एक बार बोलते हैं 80 है फिर कहीं 60 बता रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी था। तो थर्मोस्फेयर में जैसा कि बताया कि अलग अलग लेयर है और उसमें आइनोस्फेयर, और ये आइनोस्फेयर का क्या रोल है? असल में इसका रोल ये है कि जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हम लोग जो वेव को भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे रेडियो वेव है, रेडियो सुनते हैं तो कहीं से वो प्रसारित हो रहा होगा और हम लोग दूसरे जगह उसको सुनते हैं। जैसे कि रेडियो आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर देखोगे तो अभी भी एफएम वगैरह तो रहता ही है, उसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव इस तरह करके रहता था कि मीडियम वेव में इतना में आएगा और उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है, ट्यूनिंग लगाते। एफएम में भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, एफएम का फुल फॉर्म हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, तो उसमें भी हम लोग उसको लगाते हैं कि ये 98.5 पर होगा, इतना मीटर पर, है ना, उसमें दिया हुआ रहता है फ्रीक्वेंसी अलग अलग, जैसे रेडियो मिर्ची है, एफएम गोल्ड है, या अलग अलग जगह पर जैसे कोई छोटे सारे हजारीबाग का स्टेशन रेडियो स्टेशन तो इसका अपना एफएम का एक फ्रीक्वेंसी होगा। उसी तरह से जो विविध भारती है या और दूसरा है मीडियम वेव में आता है या शॉर्ट वेव में आता है, तो ये फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के हिसाब से बता रहे हैं। मीडियम वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब बहुत छोटा छोटा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी का हो गया, चाहे दूर तक जाए उसका स्पीड होगा मीडियम वेव। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ से भेजें, जैसे इंडिया में अब इसको अमेरिका में सुनना है तो कैसे जाएगा? यहाँ से हम भेजेंगे तो ये सीधे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो जा रहा है तो अंतरिक्ष में बाहर चला जाएगा नहीं। यहाँ से कोई चीज़ हम यहाँ से भेजें तो भेजेंगे तो इधर निकल जाएगा, यहाँ पर कहाँ पहुँच पाएगा? तो कैसे पहुँचता है? यहाँ जो ये आयन मंडल है इससे ये टकराता है और ऐसे आया, फिर ये यहाँ आए और ये डिफरेंट जगह से अगर ऐसे टकरा रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरह से टकरा कर अलग अलग जगह में वो फ्रीक्वेंसी जाता है ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद। यही चीज यहाँ पर इस थर्मोस्फेयर में के नीचे है आइनोस्फेयर, इसका इंपॉर्टेंस। इसमें भी अलग अलग जो डिफरेंट हाइट पर अलग अलग लेयर है। तो जैसा होता है कि डी लेयर ये आइनोस्फेयर का लेयर है, ये 60 से 90 या 96 किलोमीटर कहीं लिखता है, तो इतना किलोमीटर के हाइट पर ये होता है। और ये डी लेयर है। इसके बाद ई लेयर अभी बताए लेयर, ये जो है सो 96 से 144 किलोमीटर, 96 जो भी लिखे 96 किलोमीटर से 144 किलोमीटर। ये डिफरेंस हो सकता है, कहीं अलग अलग किताब में ये डिफरेंस दिखेगा, हो सकता है कितना से कितना रेंज है ना, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इस लेयर में जो अभी बताया कि मीडियम वेवलेंथ का रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी का ये रिफ्लेक्ट करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का मीडियम वेवलेंथ का। इसके बाद एक और लेयर होता है ई एफ लेयर इससे ऊपर है ना, 144 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के बीच में, और इसमें शॉर्ट वेव लेंथ का फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव का, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। बताया 144 से 360 है ना किलोमीटर। और इसमें शॉर्ट वेवलेंथ का रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को ये रिफ्लेक्ट करता है ना। अच्छा, इसी लेयर में एक और चीजें घटनाएं घटती हैं
जो हमें देखने को मिलता है वो है ऑरा बॉर्ली। अब ये क्या है ना, उत्तरी ध्रुव में हमें एक खास तरह का घटना दिखाई पड़ता है और बहुत ही रोचक होता है और कलरफुल होता है, बहुत ही रोचक और कलरफुल होता है। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी है, इसमें इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, और इसमें अपना मैग्नेटिक पोल भी है। ये अगर ज्योग्राफिक पोल नॉर्थ पोल शो कर रहे हैं तो इसी के आसपास में मैग्नेटिक पोल भी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ के पास नहीं है, इससे थोड़ा सा हटके है इसका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, है ना। इसको MN लिख देते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर मैग्नेटिक साउथ, यानी नॉर्थ मानने के लिए हम लोग उसको लगभग मानते हैं। ये कनाडा के आसपास में है, कनाडा में ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर क्या घटना होता है, हमने इन दिनों में जब साफ हुआ तो यहाँ से ये जो मैग्नेटिक वेव है नॉर्थ से साउथ से निकल रहा है, लोग जानते हैं मैग्नेट से निकलते रहता है ना, नॉर्थ से साउथ हमेशा। अब इसी घर में जो ये एक तरह से क्या निकल रहा है, इसका जो फील्ड बना रहा है ना, नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, आयन होता है एक्चुअली में, वो इधर से इधर जाता है, हाँ कोई भी मैग्नेट में ये होते रहेगा नॉर्थ से साउथ के तरफ। और उसके एक फील्ड में, उसके फील्ड के अंदर, दायरे के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें लाते हैं तो वो खींच लेता है ना। मैग्नेट में, चुंबक में ये गुण होते देखते हैं, तो होता क्या है, वो अपना एक फील्ड बना लेता है। तो वो फील्ड कहाँ तक बना रहा है, कैसे बना रहा है, वही नॉर्थ से साउथ के तरफ उसका आयन मूव कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ, और इस तरह से वो चलते रहता है ना। अगर इसको छोटा इस तरह से मैग्नेट के नॉर्थ साउथ में, ऐसे नॉर्थ से निकला साउथ को मिला, नॉर्थ से निकला साउथ को मिला, ऐसे। और ये अपना एक डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, इस पर ये फील्ड हमेशा बन रहा है। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ लाते हैं, जैसे लोहे का चीज़ लाए या मैग्नेट लाए, तो इसमें हम देखते हैं कि खिंचाव हो रहा है, या अगर सेम पोल का मैग्नेट लाए तो उसको दूर फेंक देता है, ये चीज़ें होता है, ये देखते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक रे जो निकल रहा है ये एक्चुअली में आयन के रूप में निकलता है, आयन है। और ये जो अभी बताया कि जो लेयर है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्ट होता है, इसको आयन मंडल भी बोल रहे हैं। ये इससे एक हम लोग को एक बहुत ही रोचक घटना दिखाई पड़ता है, जो एकदम लाइटनिंग जैसे लगता है कि कुछ दीपावली वगैरह में फुलझड़ी वगैरह निकल रहा है, लाइटनिंग। तो ये यही चीज़ होता है, ये जो इसका आयन है वो अलग अलग कलर में इसका हमको दिखाई पड़ता है, तो बहुत अच्छा एक दृश्य दिखाई पड़ता है, बोलते हैं। और बॉर्ली है ना, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश लाइट के रूप में दिखाई पड़ता है। और साउथ में, दक्षिणी ध्रुव में ऑरा ऑस्ट्रेलिस, यहाँ भी ये चीज़ें होता है, इस तरह से कलर। ये दो घटनाएं इस मंडल में हमको दिखाई पड़ता है, तो वो नज़दीक में रहेगा। अभी बताए थे कि जिस ध्रुव के पास नज़दीक, तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो काफ़ी ये हमें आसमान में ये कलरफुल घटना दिखाई पड़ता है। इसके बाद इसके ऊपर जो है वो है एक्सोस्फीयर, मतलब बाय, वहाँ उस कंपोजिशन या घटना है जो गैसों का है वो काफ़ी कम रहता है, या उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होता है, तो उसमें उतना ज़्यादा जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सब नहीं घटती, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अब एक्सोस्फीयर है। और एक लिमिट आता है जिसके बाद फिर अंतरिक्ष आ जाता है ना, यानी इसका पूरा गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है पृथ्वी का, और वहाँ से अब अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। बाहर कोई भी चीज़ कर जाएगा तो उसको अब पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी,
लेकिन जहाँ तक खींच पा रहा है, जहाँ तक उसका अपना क्षेत्र बना हुआ है, उस क्षेत्र तक ये मॉलिक्यूल्स को गैस का या डस्ट पार्टिकल जो जो चीज़ें वहाँ तक है, डस्ट पार्टिकल तो उतना ऊपर में नहीं जा पाता है, जो हल्की से जो हल्की गैस है वो पहुँच पाता है तो बहुत, लेकिन उसका डेंसिटी बहुत विरल होता है, यानी बहुत कम होता है। जैसा कि बताया कि इस एक्सोस्फीयर में तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता है, उसके कारण है कि डेंसिटी नहीं है ना। तो ये था एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ये आगे जो क्लाइमेटोलॉजी का जितना भी टॉपिक है उसको समझने में हमें काफ़ी सहायक होगा, इसलिए ये टॉपिक, और ये बहुत से एग्जाम में ये प्रश्न पूछता भी है, इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को डिस्कस कीजिए। तो कंपोजिशन में जैसा कि बताया डिफरेंट गैसेस है, उसका परसेंटेज, उसका क्या महत्व है, उन चीज़ों को लिखेंगे। और स्ट्रक्चर में ये ट्रोपोस्फेयर से लेके एक्सोस्फेयर तक के बीच का डिफरेंट हाइट में और क्या घटना घट रही है, मुख्य रूप से तापमान का क्या स्थिति रह रहा है, तापमान किस में बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, इन चीज़ों को हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। और उसके बीच में दो लेयर्स जो इम्पोर्टेंट लेयर आता है, एक ये जो ओजोन स्फीयर आया और एक यहाँ आयनोस्फीयर आया, इन दोनों का भी चर्चा इसमें करना जरूरी हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को जो कठिनाई हो, जो कुछ है, उसका कमेंट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।